भारत की दोस्ती दुनिया के हर देश के लिए बेहद खास है। अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो या चीन या दुनिया का कोई भी देश हो, सबकी नजरें भारत की तरफ हैं। कोई शक नहीं इस बारे में कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के बाद दुनिया खेमों में भली बटी हुई दिखाई पड़ी हो, लेकिन भारत के रूस के प्रति झुकाव रखने के बावजूद हर देश भारत के साथ बेहतर संबंध रखना चाहता है। ऐसे मानने वालों में फ्रांस भी, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के पक्की दोस्ती उनके साथ मानी जाती है। दोनों के बीच बॉन्डिंग अक्सर सुर्खियां बनती रही और इसी बीच फ्रांस में चुनाव है और सर्वे बता रहा है कि आएगा तो मोदी का दोस्त ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ले रहे हैं और उनके फ्रांसीसी परम मित्र इमैनुअल मैक्रों दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी राउंड में फ्रांस में वोटिंग चल रही है। मुकाबला इमैनुअल मैक्रों और मारिन ले पेन के बीच में है। पूरी दुनिया के मन में एक ही सवाल है, फ्रांस का अगला राष्ट्रपति कौन, मैक्रों या पेरिन? स्टीफन के सर्वे को सच मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र इमैनुअल मैक्रों फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। खुद इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति बनने के लिए अपना वोट डाला। इमैनुअल मैक्रों ने वोटिंग से पहले बूथ से बाहर जमा अपने समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को गोद में उठाया और कहा कि मैं इस बच्चे को जानता हूं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का सीधा मुकाबला मारिन ले पेन से है। मारिन ने भी अपना वोट डाला और कहा कि उन्हें फ्रांस के लोगों पर पूरा भरोसा है। दोनों ही उम्मीदवार अपनी जीत पर कॉन्फिडेंट हैं। अब अगर एक हफ्ते पहले हुए सर्वे को सही माने, इमैनुअल मैक्रों को उनके रूस विरोधी रुख का अच्छा फायदा मिल रहा है। फ्रांस की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और यही वजह है कि उन्हें रूस में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि मारिन के राष्ट्रवादी तेवर फीके पड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर मैक्रों दोबारा जीतकर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो ऐसा करने वाले फ्रांस के दूसरे ही राष्ट्रपति होंगे। पहले चरण की वोटिंग में कोई फैसला नहीं हो सका, इसलिए आज दूसरे राउंड की वोटिंग हो रही है। पहले राउंड की वोटिंग में मैक्रों को 28 और मारिन को 23% वोट मिले, इसलिए अब दूसरे राउंड की वोटिंग जारी है और फैसला सोमवार को हो जाएगा कि फ्रांस का अगला राष्ट्रपति कौन। अब ये समझने वाली बात है कि भारत पर इस इलेक्शन के रिजल्ट का क्या असर पड़ेगा। इसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी की इंटरनेशनल फ्रेंड लिस्ट की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उसमें काफी ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2021 की इस तस्वीर को देखिए। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों G20 समिट में मिले। मुलाकात में गर्मजोशी साफ दिख रही थी। गले मिले, कंधे पर हाथ रखकर काफी देर तक चर्चा चली। इससे पहले साल 2018 में मैक्रों भारत आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया था। भारतीय वायुसेना की शान राफेल लड़ाकू विमान भी मैक्रों और मोदी की दोस्ती की एक मिसाल ही है। सालों से फंसी ये डील मोदी और मैक्रों के दौर में ही फाइनल हुई और 36 में से 35 राफेल विमान देश की आसमानी सरहद की हिफाजत भी करने लगे हैं। मोदी और मैक्रों की दोस्ती की दुहाई दुनिया देती है। अब देखना यह है कि मोदी के फ्रेंड मैक्रों इस चुनाव में क्या कर पाते हैं, क्योंकि अगर सरकार बदली तो समीकरण भी बदलने तय हैं। तो पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने नए कश्मीर के विकास को गति देने के लिए घाटी को बड़ा तोहफा दिया। इसके साथ ही पीएम ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी साफ और कड़ा संदेश दिया है। रिपोर्ट जरा देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचे। पीएम का ये जम्मू कश्मीर दौरा काफी अहम इसलिए है क्योंकि घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे पर जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और इसी के साथ साथ पूर्व की सरकारों पर निशाना भी साध दिया। आप कल्पना कर
आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर देश भर के ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए सदस्यों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पिछले 70 सालों में जो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया वो पिछले 2 सालों में यानी 36,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन को मिल चुका है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर जिस ध्येय के साथ सरकार काम कर रही है कि जम्मू कश्मीर में विकास हो, डेवलपमेंट हो और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, उस दिशा में सरकार सही कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सांबा में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकतंत्र की ताकत को समझाया। ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोग उससे वंचित थे, यहां नहीं था। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया और पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू हो गई। अकेले जम्मू कश्मीर के गांवों में 30,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबार चला रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांबा के पल्ली में ग्राम सभा के कार्यक्रम में भी शिरकत की और वहां के सदस्यों से भी बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मेरे ग्राम पंचायत पल्ली के अंतर्गत 2 गांव आते हैं जिसमें 724 घर हैं और 3700 आबादी हैं। हमारे इसमें पंचायत के अंदर आपने जो सोलर की शुरुआत की। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में बच्चों से भी संवाद किया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर पर आज योजनाओं की बारिश कर दी। योजनाएं मसलन बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन, 500 किलोवाट क्षमता वाले पावर प्लांट का उद्घाटन, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का 3 रोड पैकेज, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की आधारशिला, कुऔर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की आधारशिला, 100 नए जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित, अमृत सरोवर पहल का शुभारंभ, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को कार्ड। बीते कुछ सालों में खास तौर पर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की ट्रेन काफी तेज रफ्तार से भाग रही है और इन विकास कार्यों का बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है। ये तस्वीरें एक बार देख लिए, इतनी बड़ी गैदरिंग थी और प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर रीजन में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इतनी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में सुनने के लिए प्रधानमंत्री को आए हैं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में विकास की गति को और भी बढ़ाकर रखना है, यही सरकार का मकसद है और इसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आर के यादव के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, सांबा। तो वही पीएम मोदी आज मुंबई गए अपनी उस दीदी के सम्मान में जिनसे उनका नाता 4 दशक पुराना है। नरेंद्र मोदी को यहां जो सम्मान मिला वो पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। तो रिपोर्ट जरा आप देखिए। ये दिन, ये पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को उनकी बड़ी बहन के नाम से पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार।
लता मंगेशकर के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई और पहला पुरस्कार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया गया। यानी लता दी के छोटे भाई को, उन्हीं नरेंद्र मोदी को, जिनके दिल में आज भी लता दीदी के प्रति अपार सम्मान और स्नेह है। सामान्य तौर पर किसी सम्मान समारोह में जाने का, और जब अभी हरीश जी भी बता रहे थे, कोई सम्मान ग्रहण करना, मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो, तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है। और ये उस प्यार का प्रतीक है। और जब आदिनाथ जी का संदेश आया, मैंने, मेरे क्या कार्यक्रम है, मैं कितना बिजी हूं, कुछ पूछा नहीं। मैंने कहा भैया पहले हाँ कर दो। मना करना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है जी। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। ये वो पुरस्कार है जो पहले लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के नाम से दिया जाता था, लेकिन लता जी के निधन के बाद इस पुरस्कार का नाम बदल दिया गया। इसका नाम लता दी और उनके पिता दोनों के नाम पर रख दिया गया। इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली शख्सियत बने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है। विशेष अवसर था, विशेष कार्यक्रम था, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दी को विशेष तौर पर याद किया। संगीत एक साधना भी है और भावना भी है। जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे, वो शब्द है। जो व्यक्त में ऊर्जा का, चेतना का संचार कर दे, वो नाद है। और जो चेतन में भाव और भावना भर दे, उसे सृष्टि और संवेदना की पराकाष्ठा तक पहुंचा दे, वो संगीत है। लता दी सबके लिए सुरों की देवी थी, लेकिन पीएम मोदी के लिए इसके साथ साथ बड़ी बहन भी थी, उनकी गाइड थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इजहार करने से खुद को कभी रोक नहीं पाते। आप निस्पृह बैठे हो, लेकिन संगीत का एक स्वर आपकी आंखों से आंसू की धारा बहा देता है। ये सामर्थ्य होता है। लेकिन संगीत का स्वर आपको वैराग्य का बोध करा सकता है। संगीत से आप में विरस भरता है। संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करवा सकता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। हमें अपनी आंखों से उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है।
और मंगेशकर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस यज्ञ में अपनी आहुति देता रहा है। पीएम मोदी के लिए लता दीदी कौन थी, ये प्रधानमंत्री मोदी ही समझते हैं और जब भी मौका मिलता है लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए लता दीदी सूर साम्राज्य के साथ साथ, और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है, वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। जब लता दीदी थी तब वो नरेंद्र मोदी से बातें करती थी, उनका मार्गदर्शन किया करती थी, कभी फोन पर बात करके तो कभी संदेश भेजकर। लता दी जितनी बड़ी सुर साधिका थी उतनी ही बड़ी राष्ट्रभक्त। देश प्रेम उनके गीतों में रचा बसा है। उन्होंने आजादी के पहले से भारत को आवाज दी और इस 75 सालों की देश की यात्रा उनके सुरों से जुड़ी रही। राष्ट्रभक्ति की जो चेतना लता दीदी के भीतर थी, उसका स्रोत उनके पिताजी ही थे। आजादी की लड़ाई के दौरान शिमला में ब्रिटिश वायसराय के कार्यक्रम में दीनानाथ जी ने वीर सावरकर का लिखा गीत गाया था। ब्रिटिश वायसराय के सामने ये दीनानाथ जी ही कर सकते हैं और यूजुक में कर सकते हैं।